गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स की क्लास में आपका स्वागत है। हमने पिछली क्लास में जो प्राइमरी डेटा कलेक्शन के मेथड थे उनको कंप्लीट किया। उसमें से जो आखिरी दो मेथड्स थे, मेलिट क्वेश्चनर मेथड और आपका क्वेश्चनर फील्ड बाई इनूमरेटर, तो उसमें हमने क्वेश्चनर के संबंध में थोड़ा बहुत जाना था। आज हम जानेंगे कि क्वेश्चनर होता क्या है और क्वेश्चनर को बनाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, यानी जनरल प्रिंसिपल क्या होने चाहिए, सामान्य सिद्धांत उसको बनाने के, या यही हम एक दूसरे शब्दों में इसको कह सकते हैं कि क्या उसकी क्वालिटी होनी चाहिए या उसमें क्या विशेषताएं होनी चाहिए, तो उनको समझते हैं आज। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और हमारा जो आज की क्लास का टॉपिक है वो है कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वेश्चनर और शेड्यूल, यानी किसका निर्माण, क्वेश्चनर या शेड्यूल का निर्माण। तो सबसे पहले हम क्वेश्चनर की डिफिनीशन समझते हैं, क्वेश्चनर या शेड्यूल की, और उसके बाद हम देखते हैं कि क्वेश्चनर और शेड्यूल में क्या डिफरेंस है, यानी क्या अंतर है। तो मीनिंग सबसे पहले जानते हैं। एक क्वेश्चनर और ये शेड्यूल इज ए लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस रिलेटिंग टू प्रॉब्लम अंडर इन्वेस्टिगेशन, यानी जो अनुसंधान से संबंधित प्रश्न होते हैं, समस्या होती है, उन प्रश्नों के समूह को हम प्रश्नावली बोलते हैं या शेड्यूल बोलते हैं। ये उनका क्या होती है, सेट होती है। अब हम बात कर लेते हैं कि क्वेश्चनर और शेड्यूल में क्या बेसिक अंतर है, यानी इन दोनों में मामूली सा अंतर है, वो हम लोग समझ लेते हैं। द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ क्वेश्चनर एंड ए शेड्यूल, बोथ शो ए सेट ऑफ क्वेश्चन, दोनों क्या होते हैं, क्वेश्चनों का समूह होते हैं। बट इन केस ऑफ अ क्वेश्चनर, जो भी प्रश्नावली होती है उसके संबंध में द आंसर आर टू बी रिकॉर्डेड रिटन बाय द रिस्पोंडेंट देमसेल्फ, यानी प्रश्नावली के संबंध में जो भी उसके आंसर दिए जाते हैं, लिखे जाते हैं, वो रिस्पोंडेंट के द्वारा स्वयं लिखे जाते हैं। जबकि वाइल इन केस ऑफ अ शेड्यूल आंसर आर टू बी रिटन और रिकॉर्डेड बाय इन्यूमरेटर स्पेसिफिकली हायर्ड फॉर द पर्पज, यानी जो आपका शेड्यूल होता है उसको स्वयं रिस्पोंडेंट के द्वारा नहीं भरा जाता है, उसकी जगह जो भी आपके इन्यूमरेटर हैं उनके द्वारा भरा जाता है। तो यहाँ पर जो बेसिक अंतर है वो ये है कि जहाँ प्रश्नावली को स्वयं इन्फॉर्मेंट के द्वारा भरा जा रहा है, सूचना देने वाले के द्वारा भरा जा रहा है, बल्कि और वहीं दूसरी जगह जो भी आपकी शेड्यूल है वो इन्फॉर्मेंट के द्वारा नहीं भरी जाती है। इन्फॉर्मेंट तो केवल बताता है, मौखिक ओरल बताता है, जबकि जो आपका इन्यूमरेटर होता है उससे जो पूछता है क्वेश्चन, उसके द्वारा उसको फिलअप किया जाता है। तो यहाँ ये इन दोनों के बीच अंतर है, जबकि सेट ऑफ क्वेश्चंस के मामले में ये दोनों में समानता एक ही चीज़ है, यानी ये क्या होते हैं, क्वेश्चनों का समूह होते हैं। इसमें बहुत से क्वेश्चन होते हैं जो किससे रिलेटेड होते हैं, वो होते हैं इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं कि एक क्वेश्चनर को कैसे ड्राफ्ट करते हैं, यानी ड्राफ्ट एक क्वेश्चनर और शेड्यूल, यानी शेड्यूल और क्वेश्चनर को हम किस प्रकार से बनाएं और उसके लिए क्या जनरल प्रिंसिपल अपनाएं या किन बातों का ध्यान रखें, या कह सकते हैं कि उसमें क्या क्वालिटी हो, क्या उसकी विशेषताएं होनी चाहिए। तो उन्हीं चीज़ों को समझते हैं कि ये चीज़ें एक क्वेश्चनर में होनी चाहिए तो वो एक अच्छी क्वेश्चनर मानी जाएगी। तो क्वेश्चनर बनाने या उसको ड्राफ्ट करने के लिए विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है, उसमें एक स्किल चाहिए होता है और वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बनानी होती है, इसलिए एक तकनीकी जानकारी भी इसके लिए ज़रूरी होती है कि किस प्रकार से उसको फॉर्मेट उसका बनाएं, उसको ड्राफ्ट करें। उसमें धैर्य वगैरह और भी अन्य जो भी संबंधित गुण हैं वो इसके लिए चाहिए होते हैं। तो इसको हम लोग समझते हैं। तो जो आपका पहला पॉइंट है वो है कवरिंग लेटर। जब भी क्वेश्चनर को भेजा जा रहा है डाक के माध्यम से, तो उसके साथ एक कवरिंग लेटर जरूर लगाना चाहिए। उसमें जो भी आपका इन्वेस्टिगेटर है उसकी जानकारी है वो भी दी जानी चाहिए। साथ ही साथ जो इन्वेस्टिगेशन का उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव्स है, उसको लिखा होना चाहिए। और जहाँ वापस करना है संबंधित क्वेश्चनर को फिलअप करके, उसका
पता भी लिखा होना चाहिए कि कहाँ पर करना है, और भी बाकी चीज़ें उसके साथ होनी चाहिए जो संबंधित इन्वेस्टिगेशन के लिए ज़रूरी हैं। कवरिंग लेटर में इस तरह की भाषा का प्रयोग करना चाहिए ताकि सामने वाले को उसको संबंधित क्वेश्चन भरने में अच्छा महसूस हो। अब हम बात करते हैं कवरिंग लेटर के बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण आपका बिंदु है वो है डिसीजन रिगार्डिंग क्वेश्चंस, यानी जो डिसीजन है किसके संबंध में, प्रश्नों के संबंध में, वो किस प्रकार का होना चाहिए, यानी उस प्रश्नावली में किस प्रकार के हम क्वेश्चन रख सकते हैं। तो उस प्रश्नावली में इन्वेस्टिगेटर को सबसे पहला जो क्वेश्चन का आपका फॉर्मेट है वो है सिंपल अल्टरनेटिव क्वेश्चन, यानी जो भी क्वेश्चन दिए होने चाहिए तो एक तरीका है सिंपल अल्टरनेटिव क्वेश्चन, जैसे एस या नो वाला, रॉन्ग या राइट। तो जैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्या आपके पास कार है, तो सामने वाला जो भी इन्फॉर्मेंट है वो आंसर लिख पाएगा कि यस या नो, यानी ये इन संबंधित प्रश्नों के जो भी आंसर दिए जाते हैं वो हाँ या ना या सही या गलत इस तरह से दिए जाते हैं। अब दूसरे जो क्वेश्चन का फॉर्मेट है, टाइप है, वो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो इसमें जो भी क्वेश्चन होता है उसके ऑब्जेक्टिव्स दिए होते हैं 4 या 5 जितने भी सुविधा अनुसार, तो उसमें से एक में टिक लगाना होता है कि कौन सा सही है। जैसे क्वेश्चन हो सकता है कि आप अपने ऑफिस किस साधन से जाते हैं, तो उसमें हो सकता है कार से, बस से, साइकिल से, इस तरह से बाइक से। तो इस तरह से वो टिक लगा के बता सकता है कि वो संबंधित वाहन से जाता है। अगला जो क्वेश्चन का टाइप वो है स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन क्वेश्चन, यानी इसमें इंफॉर्मेशन पूछी जाती है। जैसे पूछा जा सकता है कि आप शादीशुदा हैं, या फिर इस तरह से पूछा जा सकता है कि आप की उम्र कितनी है, इस तरह से, या आप कौन सी क्लास में हैं। तो इस तरह से स्पेसिफिक क्वेश्चंस होते हैं, तो वो सामने वाला इस तरह से लिख सकता है कि वो 10th क्लास में है या 12th क्लास में है। और जो आपका आखिरी टाइप दिया है क्वेश्चन का, ये ओपन जो भी एंडेड क्वेश्चंस होते हैं, ओपन क्वेश्चंस, इसमें क्या होता है कि क्वेश्चन लिखा रहता है और संबंधित जो भी इन्फॉर्मेंट है वो अपनी राय इसमें प्रस्तुत कर सकता है। जैसे उदाहरण स्वरूप हम समझ सकते हैं कि भारत में मुद्रास्फीति जो इन्फ्लेशन है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, या बेरोजगारी या पॉवर्टी की जो समस्याएं हैं उसको कैसे समाप्त किया जाए, कैसे उनका उन्मूलन किया जाए। तो इस तरह से सामने वाला जो भी उसकी राय होगी, ओपिनियन होगी, वो उस संबंधित जो भी क्वेश्चन होगी उसमें स्पेस होगा उस पर लिख पाएगा। तो ये आपके क्या है डिसीजन रिगार्डिंग क्वेश्चन। तो ये जो क्वेश्चंस होने चाहिए वो जो भी स्टडी है, इन्वेस्टिगेशन है, उसके पर्पज़ जो मतलब उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको ध्यान में रखकर होना चाहिए ताकि वो फुलफिल हो सकें। किस तरह का फॉर्मेट हो, सभी भी हो सकते हैं, सभी टाइप के फॉर्मेट, या इसमें से कुछ हो सकता है। तो जो ज़रूरी है उन्हीं को हमें संबंधित क्वेश्चनार में रखना चाहिए। अगला जो हमारा बिंदु है वो है देयर शुड बी ब्रीफ एंड लिमिटेड क्वेश्चन। हाँ, एक चीज़ बहुत ध्यान रखने वाली बात है क्वेश्चन को फॉर्मेट करते, ड्राफ्ट करते समय, कि जो भी क्वेश्चंस हों वो संक्षिप्त हों और संख्या में कम हों, क्योंकि अगर बहुत बड़ी क्वेश्चनार बना दी जाएगी उसके मतलब उसमें प्रश्नों की संख्या बहुत ज़्यादा कर दी जाएगी और वो बहुत बड़े बड़े होंगे, तो इससे इन्फॉर्मेंट को पढ़ने में आसानी नहीं होगी, उसको उलझन महसूस होगी। हो सकता है कि इसकी वजह से वो परेशानी होने के कारण उसको फिलअप ही ना करे। तो इस तरह से ध्यान रखना चाहिए कि जो भी क्वेश्चंस हैं वो कैसे होने चाहिए, संक्षिप्त होने चाहिए, स्पष्ट होने चाहिए, साथ ही साथ लिमिटेड संख्या में होने चाहिए। हाँ, लेकिन एक चीज़ और है कि इतने भी कम नहीं होने चाहिए कि जो भी हमारा इन्वेस्टिगेशन का उद्देश्य है वही ना पूरा हो। तो उतने होने चाहिए कि उद्देश्य भी पूरा हो जाए और बहुत ज़्यादा भी ना हो। अब अगला जो हमारा बिंदु है वो है क्वेश्चन शुड बी सिंपल एंड क्लियर, यानी जो भी प्रश्न आपने प्रश्नावली में रखे हैं वो कैसे होना चाहिए, सिंपल, बिल्कुल सरल होना चाहिए और साथ ही साथ क्लियर, स्पष्ट होना चाहिए। अगला जो हमारा बिंदु है वो पॉइंट है वो है अवॉइड क्वेश्चंस रिक्वायरिंग कैलकुलेशन।
जो भी कैलकुलेशन से संबंधित क्वेश्चंस होते हैं, जैसे जिसमें गणितीय योग्यता की आवश्यकता होती है, बहुत सी ही ज़्यादा कैलकुलेशन करना होता है, गणना करनी होती है, तो इन चीज़ों से बचना चाहिए, क्योंकि कैलकुलेशन में संबंधित इन्फॉर्मेंट को दिक्कत हो सकती है, परेशानी हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में जहाँ तक संभव हो वहाँ तक कुछ जो भी कैलकुलेशन से संबंधित प्रश्न हैं उनको नहीं रखना चाहिए। हाँ, आवश्यकता अति आवश्यक है तो ज़रूर रखना पड़ेगा। अगला जो हमारा बिंदु है वो है अवॉइड क्वेश्चन यूजिंग डबल नेगेटिव, यानी ऐसे क्वेश्चनों से बचना चाहिए जो कैसे हों, दो अर्थी हों। दो अर्थी का मतलब है कि जैसे क्वेश्चन हो सकता है कि क्यों नहीं भारत में शराब बंद कर दी जानी चाहिए, यानी आपकी राय में क्यों नहीं भारत में शराब बंद कर दी जानी चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहला ही पूछ रहा है कि क्यों नहीं भारत में शराब बंद कर दी जाए। एक तो बंद की बात कर रहा है और ऊपर से पहले क्यों नहीं। तो इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए। इसको इस तरह से पूछा जा सकता है कि क्या आपकी राय में जो भारत है देश है उसमें शराब को बंद कर देना चाहिए। तो इस तरह से क्वेश्चन होना चाहिए, डबल नेगेटिव क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। इसके साथ अगला जो हमारा बिंदु है वो है पॉइंट है नो पर्सनल क्वेश्चन शुड बी देयर, यानी जो भी क्वेश्चनर बना रहे हैं, ड्राफ्ट कर रहे हैं, या एक अच्छी क्वेश्चनर की क्वालिटी होती है तो उसमें एक चीज़ बिल्कुल ध्यान रखने वाली होती है कि जो व्यक्तिगत प्रश्न होते हैं, पर्सनल क्वेश्चंस होते हैं, वो उसमें नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये सामने वाले को हर्ट कर सकते हैं। और अगर इनको पूछना ही अति आवश्यक है तो कुछ इनडायरेक्ट तरीके से पूछना चाहिए। जैसे डायरेक्ट नहीं पूछ सकते हम कि आपको क्या बीमारी है या आप की क्या आय है। तो इस तरह से इनडायरेक्टली इन चीज़ों को पूछ सकते हैं क्वेश्चन में, इस तरह से फॉर्मेट करना चाहिए ताकि, और इसके अलावा उनकी जो भी इन्फॉर्मेंट है उसकी जो भी विश्वास, भावनाएं और धर्म, इन आदि चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। उससे उसे किसी प्रकार का आघात नहीं लगना चाहिए संबंधित प्रश्नों से। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है क्वेश्चन शुड बी लॉजिकली अरेंज। ये यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जो भी क्वेश्चंस हैं वो तार्किक रूप से व्यवस्थित होने चाहिए, उनमें तारतम्यता होने चाहिए। अब हम लोग एक उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं कि अगर तारतम्यता नहीं है तो अर्थ का अनर्थ हो सकता है। जैसे किसी से पहले पूछ लिया जाए क्वेश्चन के फॉर्मेट में, किसी क्वेश्चनर में लिख दिया जाए कि आपके कितने बच्चे हैं, कितने लड़के हैं, कितने लड़कियां हैं, और फिर उसके बाद पूछ रहे हैं क्या आप शादीशुदा हैं। तो इससे सामने वाला जाहिर सी बात है गुस्सा हो जाएगा और झगड़ा शुरू कर देगा। तो इस तरह से अरेंज होना चाहिए कि सबसे पहले ये होना चाहिए कि क्या आप शादीशुदा हैं, फिर पूछेंगे आपके कितने बच्चे हैं, और फिर पूछा जाएगा उन बच्चों में कितने लड़कों की संख्या कितनी है, लड़कियों की संख्या कितनी। तो इस तरह होना चाहिए। एक दूसरा और उदाहरण समझ सकते हैं, तो पहले पूछा जाए कि आपकी आय कितनी है, इनकम कितनी है, और फिर बाद में पूछा जा रहा है क्या आप रोजगार में हैं, यानी आप रोजगार करते हैं। तो इस तरह से इसमें विरोधाभास देखने को मिल रहा है कि आय तो है लेकिन रोजगार नहीं करते, इसका मतलब कोई दूसरे तरीके से इनकम कमा रहे हैं। तो यहाँ पर इस तरह से होना चाहिए कि आप कौन सा रोजगार करते हैं या आपका ऑक्यूपेशंस क्या है, और उसके बाद पूछना चाहिए कि आपकी इनकम कितनी है। तो इस तरह से जो भी क्वेश्चन हो वो कैसे होने चाहिए, क्वेश्चन शुड बी लॉजिकल अरेंज्ड, यानी व्यवस्थित तरीके से वो होने चाहिए। और अगला जो हमारा पॉइंट है वो है प्रॉपर डिवीजन एंड सब डिवीजन ऑफ क्वेश्चंस। जो भी क्वेश्चंस दिए हों उनका अलग अलग हिस्से होने चाहिए कि ये किस चीज़ से संबंधित हैं, फिर उस संबंधित क्षेत्र के क्वेश्चन होने चाहिए, और उसके बाद दूसरी जो क्षेत्र है वो इन्फॉर्मेशन की उसके क्वेश्चन होने चाहिए। तो यानी उनका विभाजन कर देना चाहिए कि ये इस संबंधित क्षेत्र की सूचना के लिए हैं और ये दूसरी संबंधित क्षेत्र की सूचना के लिए दिए गए हैं। अब जो हमारा अगला बिंदु है वो है इंस्ट्रक्शन टू द इन्फॉर्मेंट, यानी किसके लिए इंस्ट्रक्शन हो, जो भी इन्फॉर्मेंट है, सूचना देने वाला है, उसके लिए बाकायदा निर्देश दिए होने चाहिए उस क्वेश्चनर में, उसमें भरे लिखे होने चाहिए कि किस प्रकार से इस क्वेश्चनर को भरना है, किस तरह से इन संबंधित प्रश्नों का सही जवाब देना है, मतलब जो उसके हिसाब से है। तो पूरे तरीके से उसमें बताया जाना चाहिए निर्देशों में कि किस तरह से इन्फॉर्मेंट को, प्रश्नावली को भरना है। अगला जो हमारा
पॉइंट है, बिंदु है, वो है देयर शुड बी प्री टेस्टिंग ऑफ क्वेश्चनायर। ये चीज़ ध्यान रखने वाली है कि सबसे पहले क्या कर लेना चाहिए कि कुछ जो भी इन्फॉर्मेंट है उस पर इस संबंधित क्वेश्चनायर को टेस्ट कर लेना चाहिए, उसका प्री टेस्ट लेना चाहिए, ताकि सामने वाले क्या इन्फॉर्मेशन समझ रहे हैं जो भी क्वेश्चन में लिखा है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं कि जो भी गलतियां हो रही हैं उसे हम इन्वेस्टिगेशन से पहले ही सुधार लेते हैं, उसमें जो भी सुधार करना है वो पहले हो जाएगा, तो बाद में गलत जो भी सूचना है वो प्राप्त नहीं होगी। यानी इसकी प्री टेस्टिंग या पायलट सर्वे कर लेना चाहिए, जो भी सर्वे करने यानी इन्वेस्टिगेशन करने से पहले। अब अगला जो हमारा पॉइंट है वो है द क्वेश्चनायर शुड बी सेट इन सच ए वे दैट देयर मे बी क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन सप्लाइड बाय द इन्फॉर्मेंट। क्वेश्चनायर को इस तरह से व्यवस्थित करना चाहिए ताकि उसके द्वारा जो दिए गए उत्तर हैं, आंसर है, उनको हम क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकें, यानी उनके को पता लगा सकें कि उसने जो भी सूचना दी है वो सही दी है कि गलत दी है। जैसे प्रश्नावली में इस तरह से प्रश्न हो सकते हैं कि आपकी उम्र क्या है, और बाद में कहीं इस तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं कि डेट ऑफ बर्थ लिखिए। तो हम लोग मैच कर सकते हैं, यानी जो भी इन्वेस्टिगेटर है वो मैच कर सकता है कि इन्फॉर्मेंट ने आपका उम्र कितना लिखा है और उसने डेट ऑफ बर्थ कितनी लिखी हुई है। तो इन दोनों में अगर मैच कर रहा है तो हम पता लगा सकते हैं कि उसने जो भी क्वेश्चन को फिलअप किया है वो सही तरीके से किया है। अगर इसमें गड़बड़ी है तो हम समझ आएंगे कि उसने जो भी आंसर दिए हैं क्वेश्चन में वो सही नहीं दिए हैं। तो क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए भी कुछ क्वेश्चन होने चाहिए, उसको इस तरह से प्रश्नावली को व्यवस्थित किया जाना चाहिए। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है अवॉइड लीडिंग क्वेश्चन, यानी कुछ इस तरह से नहीं क्वेश्चन होने चाहिए कि जो भी आपका इन्फॉर्मेंट है उसको क्लू मिल जाए आंसर देने का। और लास्ट जो हमारा पॉइंट है वो है प्रॉपर केयर शुड बी टेकन टू मेक द क्वेश्चनर अट्रैक्टिव, यानी जब भी क्वेश्चनर को बनाया जा रहा है तो वो किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, वो आकर्षक हो, अट्रैक्टिव हो, क्योंकि अगर अट्रैक्टिव नहीं होगी तो उसका ध्यान नहीं जाएगा इन्फॉर्मेंट का उसकी तरफ। और इसलिए उसमें बाकायदा अच्छे लिफाफे या उसका कवर और साथ साथ उसके पेज, लिखावट, प्रिंटिंग, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, अट्रैक्टिव होगी तो सामने वाला प्रश्न के जो आंसर हैं वो भी सही व्यवस्थित तरीके से देगा। तो एक क्वेश्चनर में इस तरह की चीज़ें होंगी, इस तरह की जो भी हम लोगों ने ये पॉइंट पढ़े, इस तरह की विशेषताएं होंगी, तो हम मानेंगे कि ये अच्छी क्वालिटी की क्वेश्चनर है और ये संबंधित बातों का ध्यान रखकर क्वेश्चनर को अच्छे से बनाया जा सकता है। धन्यवाद।